गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। जब पहाड़ों के ऊपर से बह कर के आती है तो वो अपने रास्ते में आने वाले जितनी भी कंकड़, मिट्टी, पत्थर, जो भी चीज़ें उसके रास्ते में आती हैं, जीव जंतु या कोई गले सड़े कुछ पौधे वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, उनको अपने साथ बहा कर के ले आती है, क्योंकि नदी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और नदी के अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नदी जब पहाड़ों पर से बहकर आती है तो अपने साथ जितनी भी चीज़ें उसके रास्ते में आती है उन सबको बहा कर के ले आती है। लेकिन जैसे ही नदी मैदानी क्षेत्रों के अंदर पहुंचती है तो मैदानी क्षेत्र में पहुंचते ही नदी की स्पीड जो है वो कम हो जाती है और वो अपने साथ जितनी भी चीज़ें जो चीज़ें बहा कर लाती हैं उनको अवसाद बोलते हैं, और उन अवसादों को वो आगे बहा कर ले जाने में असमर्थ होती है। इसीलिए वो अपने साथ लाए हुए अवसादों का निक्षेप करना था तो उनको छोड़ना शुरू कर देती है। इसी तरह एक परत के ऊपर दूसरी परत इस तरह भिजती चली जाती है। ठीक है, इस कारण से वहाँ पर जो उत्तरी भारत का जो मैदान है वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जो है वो हिमालय पर्वत से उतर करके आती हैं और वो वहाँ पर अवसादों को छोड़ती हैं, जिससे वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी भारत के मैदान के अंदर। ठीक है, देखो हम मैप के अंदर देखते हैं। जैसे ये भारत का मैप है, यहाँ पर जो ये इस तरह की लाइन लगाई गई है, इसके अंदर ये यहाँ पर हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वो एक पर्वतीय दीवार की तरह यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, नदी इस हिमालय पर्वत से जब नीचे उतरती है तो ये वाला क्षेत्र जो है ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो नदी अपने साथ लाए हुए अवसादों को इसके अंदर इस जगह पर छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? नदियों द्वारा लाए गए पदार्थों से या अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? इस उत्तर भारत के मैदान में। यहाँ ऊपर हिमालय पर्वत है, नीचे उत्तर भारत का मैदान है और उससे नीचे यहाँ पर ये वाला जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का मैदान है। ठीक है, भारत पहले जो है वो इस तरह से, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। भारत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के अंदर कुछ आंतरिक हलचलें उत्पन्न हुई, जिसके कारण भारत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। और जब अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ तो वहां पर बीच में से लावा निकला था और वो लावा इस पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर भर गया था। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर जहां पर लावा भरा था उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो 3 तरफ से पानी के द्वारा घिरा हुआ होता है। यहाँ पर एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर नीचे जो है हिंद महासागर, मतलब तीनों तरफ पानी है भारत के। ठीक है, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जिसके तीनों तरफ जल हो उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये जो खाली जगह है यहाँ पर मरुस्थल है। भारत में राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल। तो यहाँ पर पर्वत है, हिमालय पर्वत, फिर उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, फिर यहाँ पर राजस्थान का थार मरुस्थल है और यहाँ पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, तो जो जलोढ़ मिट्टी जो है उसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। दूसरा पॉइंट है, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी भारत के मैदान में पाई जाती है। अभी मैंने बताया जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भारत के मैदान में। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी जो है वो 2 प्रकार की होती है, खादर व बांगर। जो खादर जो मिट्टी है वो नई जलोढ़ मिट्टी है और जो बांगर जो मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, बांगर पुरानी हो गई है, खादर जो है नई मिट्टी का जो निर्माण जो अभी हो रहा है। जो पुरानी मिट्टी है बांगर, उसके अंदर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जबकि खादर मिट्टी के अंदर कंकड़ पत्थर नहीं होते और वो ज्यादा उपजाऊ होती। बांगर में कंकड़ पत्थर है इसलिए वो कम उपजाऊ है और खादर में कंकड़ पत्थर नहीं होते इसलिए वो मिट्टी अधिक उपजाऊ है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अब वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है तो उस क्षेत्र में तो जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है, क्योंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। इसलिए इस उत्तरी भारत के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस व चूना होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ है। यह मिट्टी गेहूं, चावल, गन्ना व अन्य अनाजों, मतलब लगभग इसमें सभी प्रकार के अनाज जो है वो बोए जा सकते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ है। और इसको भारत के मैप में भी दिखा दोगे कि ये उत्तरी भारत के मैदान में पाई जाती है। वैसे लगभग ये सभी नदियों की घाटियों में मिट्टी पाई जाती है। जहां पर भी अगर प्रायद्वीपीय भारत में भी कोई नदी बह रही है तो वो भी अपने साथ क्या अवसादों को बहा करके लाएगी, और वो भी जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण करती है। इसलिए भारत में जहां पर भी कोई भी नदी बहती, सभी नदी घाटियों के अंदर यह मिट्टी पाई जाती है। अगर कुछ भी याद नहीं रहता है तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि सभी नदी घाटियों के अंदर यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी, एक तो इसके नाम से पता चल रहा है इसका रंग कैसा है, काला है। तो पहला पॉइंट हो गया, इस मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक है। इसके अलावा इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, इसलिए इसको काली कपास मिट्टी भी कह देते हैं, ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। और यह मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। अब वर्ल्ड के मैप में, इसमें इंडिया के मैप में देखते हैं, ये वाला जिसमें जो ये कट लगा रखे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्कन का पठार है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। थोड़ी बहुत इधर गुजरात के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो दक्कन के पठार के उत्तर दिशा ऊपर होती है, दक्षिण नीचे होती है, इस डायरेक्शन में पूर्व, इधर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जा रही है वो क्या है, काली मिट्टी है, ठीक है। मैंने बताया था ये प्रायद्वीपीय पठार है और यहाँ पर लावा आया था, लावा से यहाँ पर पठार का निर्माण हुआ था। तो लावा से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, लावे से हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है, यह मिट्टी लावा चट्टानों से बनी है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। अगर एक बार हम इसके अंदर सिंचाई कर देते हैं तो फिर हमें काफी समय तक इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। गर्म और शुष्क मौसम में इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जब बहुत सूखा पड़ता है तब इस मिट्टी के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, बिल्कुल सूख जाती है ये मिट्टी। गीली होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना बहुत मुश्किल होता है। हमने चिकनी मिट्टी देखी होगी, जैसे ही थोड़ी सी वर्षा होती है तो मिट्टी ऐसे चिपचिपी सी हो जाती है, तो उसी तरह से ये मिट्टी है। गीली होने पर ये मिट्टी बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस मिट्टी को कब जोता जाता है, जैसे हमें मानसून के आने से या मानसून की पहली बौछार आते ही हमें ये हो जाता है भैया मानसून आने वाला है, तभी इस मिट्टी को पहले ही जोत दिया जाता है। तो इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। नेक्स्ट मिट्टी आती है लाल व पीली मिट्टी। तो लाल व पीली मिट्टी जो है ये कहां पर पाई जाती है, उसी दक्कन के पठार के दक्षिण पूर्वी से। पहले जो काली मिट्टी थी वो उत्तर पश्चिम में और लाल पीली मिट्टी दक्षिण पूर्वी हिस्से में। आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यहाँ पर इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इस मिट्टी का निर्माण भी लावा से ही हुआ है, ठीक है। इस मिट्टियों का लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आग्नेय चट्टानें, लावा से जो चट्टानें बनती है उनको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। लावा से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। और जब आग्नेय चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है, मतलब किसी कारण से उनका रूप, मतलब रंग रूप चेंज हो जाता है, धूप में पड़े रहने से, दबाव के कारण से या किसी और कारण, जब आग्नेय चट्टानों का जब रंग रूप चेंज हो जाता है तो उनको रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। तो इन चट्टानों के अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं। और जैसे हम देखते हैं जब लोहे के अंदर जंग लग जाता है तो वो कैसा भुरभुरा होकर के वो नष्ट हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है ना, ब्राउन ब्राउन कलर का, भूरा भूरा सा, लाल लाल रंग का।
तो उसी तरह से इस मिट्टी के अंदर लोहे के अंश ज्यादा है, जिस कारण से इस मिट्टी का रंग लाल है। लेकिन इसको पीली भी कहते हैं। तो इसका पीला रंग किस लिए है? क्योंकि जब ये पानी के संपर्क में आती है तो इसका रंग पीला हो जाता है। जलयोजन का मतलब होता है जब ये जल के अंदर मिल जाती है। जब वर्षा होती है तो ये मिट्टी जल के अंदर मिल जाती है और जल मिलने से इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और जो पहले बताया लोहे के अंश है इस मिट्टी के अंदर, तभी रंग लाल है। तो इस मिट्टी में लोहा भी मिलता है, एल्यूमिनियम भी है और चूना भी है। इस मिट्टी के अंदर ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मोटे अनाज बोए जा सकते हैं, बाजरा बो सकते हैं, गेहूं भी बो सकते हैं और दालों के लिए भी ये मिट्टी उपयुक्त है, अच्छी है। ठीक है, 3 मिट्टी हो गई है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है और जो लाल मिट्टी जो है वो मोटे अनाज के लिए अच्छी बताई गई है। नेक्स्ट आता है लेटराइट मिट्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, लगभग इस मिट्टी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। मतलब एक बार आर्द्र ऋतु आती है, एक बार शुष्क आती है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है और तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी घाट वाले जो क्षेत्र हैं वो इसी तरह के, वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो वहां पर एक बार तो वर्षा बहुत ज्यादा होती है, फिर उसके बाद वहां पर धूप भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो वहां पर आर्द्र और जो शुष्क जो ऋतुएं हैं वो एक के बाद एक आने के कारण वहां पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में भारी वर्षा के कारण निक्षालन होता है। निक्षालन का क्या मतलब होता है? देखो, जब वर्षा होती है तो जो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ बहकर मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। जब भी वर्षा होती है तो पानी कहाँ जाता है? वर्षा का पानी मिट्टी के नीचे भूमिगत हो जाता है। तो उस पानी के साथ साथ कई बार मिट्टी के पोषक तत्व जो है वो भी मिट्टी के नीचे चले जाते हैं और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षालन की प्रक्रिया। ठीक है, इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होते हैं क्योंकि वो निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा नीचे चले जाते हैं। यह मिट्टी अम्लीय होती है। अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.0 होता है। इस मिट्टी में पर्णपाती व सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ पर पर्णपाती वन कौन से होते हैं? जो एक विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और सदाबहार वन जो सदा हरे भरे रहते हैं। यहाँ दोनों प्रकार के वन मिलते हैं। और जब दोनों प्रकार के वन मिलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पत्तियां वगैरह भी गिरती होंगी, तो जिसके कारण यहाँ पर ह्यूमस जो है वो भी पर्याप्त रूप में पाया जाता है। ह्यूमस किसको बोलते हैं? हुमस का मतलब होता है जो वनस्पति तथा जीव जंतु के जो गले सड़े अंश होते हैं, जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो उनको ह्यूमस कहते हैं, और ह्यूमस से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस मिट्टी में चाय, कॉफी व काजू की फसल जो है वो यहाँ पर उगाई जाती है। इस मिट्टी से ईंटें भी बनाई जाती हैं। ठीक है, ये रेड कलर की होती है, लाल लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। और यह मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में व उत्तर पूर्वी, मतलब जहां पर वर्षा अधिक होती है। देखो मैप में हम देखते हैं, ये जो बिल्कुल डार्क एरिया कर रखा है, ये यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। थोड़ी बहुत यहाँ पर भी मिलती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आसपास। यहाँ पर मेघालय के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। गारो, खासी, जैंतिया की जो पहाड़ियां होती हैं वहां पर सबसे अधिक ये वर्षा होती है, और वहीं पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पश्चिमी घाट में, इसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में और मेघालय के अंदर ये मिट्टी जो है ये पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो अगली मिट्टी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। यह मिट्टी रेतीली व लवणीय होती है क्योंकि यहाँ पर लवण की मात्रा अधिक होती है। मिट्टी में ह्यूमस व नमी की मात्रा भी कम होती है क्योंकि यहाँ पर ना तो पेड़ पौधे होते, ना यहाँ पर वर्षा होती है, तो ह्यूमस भी नहीं होता और नमी भी नहीं होती है। मिट्टी की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह यहाँ पर पाई जाती है। जो भी रेगिस्तानी मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, वहां पर नीचे की परतों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है और चूने की कंकर की सतह पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यह मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान के थार मरुस्थल में, क्योंकि यही जो है एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए ये मिट्टी सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है। अगर इस मिट्टी को सही तरीके से सिंचित किया जाए तो इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी सिंचाई की सहायता से फसलें बोई जा सकती हैं।
नेक्स्ट आता है पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, अब सिंपल सी बात है, पर्वत है तो भारत में एक ही पर्वत है, हिमालय पर्वत। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? हिमालय पर्वत पर पाई जाती है। ठीक है, हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मिट्टी का बहुत अधिक अपरदन होता है, क्योंकि जब बर्फ के साथ जब पानी पिघल करके नीचे की तरफ नदियों के रूप में आता है तो ये मिट्टी जो है पानी के साथ कट करके नीचे की तरफ आ जाती है। इन मिट्टियों में हुमस नहीं होता है। ठीक है, नदी घाटियों में ये मिट्टियां दोमट होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। देखो मैंने बताया था, जब नदियों के अंदर जब कोई नदी मिट्टी बहाकर लाई जाती है तो उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो नदी घाटियों में जो मिट्टियां आती हैं पहाड़ों पर से वो दोमट होती है, लेकिन नदी घाटियों के अलावा जो साइड में ऊपरी ढालों पर जो मिट्टियां होती हैं उनका कैसा कण होते हैं, उनका गठन मोटे कणों के द्वारा होता है। अब देखो हम मैप के अंदर एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने बताया ऊपर हिमालय पर्वत है इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो हिमालय पर्वत है तो इस एरिया के अंदर हिमालय पर्वत वाली जगह पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मिट्टी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और यहाँ पर एक दीवार के रूप में यहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। उसके बाद हिमालय पर्वत से जब नदियाँ उतर करके नीचे की तरफ आती हैं उत्तरी भारत के मैदान में, तो वो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। जलोढ़ मिट्टी सभी नदी घाटियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थार मरुस्थल है तो वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो ये वाला जो क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार, इसका निर्माण लावे से हुआ है। तो लावे से दो प्रकार की मिट्टियों का निर्माण हुआ है, काली, लाल व पीली। काली कपास के लिए अच्छी होती है। ठीक है, और लाल और पीली जो है वो उसमें मोटे अनाज बोए जाते हैं। इधर भी बहुत सारे एरिया में लाल मिट्टी है। ठीक है, और यहाँ पर ये साइड में जो डार्क है ये है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है, और इनमें निक्षालन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण मिट्टी के पोषक तत्व जो हैं वो मिट्टी की निचली परतों के अंदर चले जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।